हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये ऑनर्स एंड सब्सिडी वाले दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जोड़ देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? यानी आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जो होता है वह किस सदन का सदस्य होता है। ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद, या ऑप्शन नंबर डी दोनों में से किसी का भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधानसभा या विधान परिषद। बता दें कि मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई भी योग्यता नहीं रखा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंत्री परिषद सदस्यों के बीच विभागों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी आपको बताना है मंत्री परिषद में जो विभाग का वितरण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल या स्पीकर। तो मंत्रिमंडल सदस्यों के बीच विभागों का वितरण जो किया जाता है वह किया जाता है राज्य में अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री के द्वारा, और केंद्र में हो रहा था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व किसके द्वारा किया जाता है? यानी आपको बताना है राज्य में मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो गाइस ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सभापतित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? यानी आपको बताना है राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या अनिश्चित, यानी कोई निश्चित नहीं है। तो गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जोर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? वो निश्चित है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, पर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानमंडल के उसके बहुमत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 साल कहना ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है? यानी आपको बताना है राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसका क्या स्थिति है। ऑप्शन है वह राज्य का वास्तविक शासक होता है। ऑप्शन बी है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन सी है वह राज्य और शासन दोनों का प्रमुख होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वह राज्य का वास्तविक शासक होता है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है? ये है वह राज्य के वास्तविक शासक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कराता है? यानी आपको बताना है जो विधानसभा का स्पीकर होता है उसका चुनाव कौन करवाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या विधान परिषद। तो गाइस विधानसभा का जो स्पीकर का चुनाव कराता है तो वह कराता है विधानसभा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा का स्पीकर का चुनाव विधानसभा खुद करवाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल के भाषण को कौन तैयार करता है? यानी आपको बताना है राज्यपाल का जो भाषण होता है वह तैयार कौन करता है। स्पीकर, परिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल के भाषण को तैयार करता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधान परिषद धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? धन विधेयक और विधेयक ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। धन विधेयक अलग है और विधेयक अलग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है धन विधेयक, तो धन विधेयक को कितने समय के लिए रोका जा सकता है? ऑप्शन है 21 दिन, 3 महीना, 14 दिन या 6 महीना। तो विधान परिषद धन विधेयक को कितने समय के लिए रोका जा सकता है? तो यह है 14 दिनों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन। बता दें कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, साधारण विधेयक को कितने समय तक विधान परिषद रोक सकता है? यानी आपको बताना है जो साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक नहीं, साधारण विधेयक, उसे कितने समय तक विधान परिषद रोक सकता है। ऑप्शन है 1 से 2 महीना, 3 से 4 महीना, 14 दिन या 6 महीना। तो साधारण विधेयक को धन परिषद कितने समय के लिए रोका जा सकता है? तो यह है 3 से 4 महीने के लिए। ठीक है, हार्डली 4 महीने तक इसे रोका जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बता दें कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन में किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आपने तो धन विधेयक के बारे में जान लिया, तो साधारण विधेयक क्या है? तो साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसे किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी 2 सदनों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके विपरीत एक धन विधेयक संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में ही मंत्री द्वारा चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधान परिषद के सदस्यों की उम्र सीमा कितनी है? यानी आपको बताना है विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसकी उम्र सीमा कितनी रखी गई है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाओ। तो विधान परिषद के सदस्यों की उम्र सीमा कितनी वर्ष रखी गई है? तो ये रखी गई है 30 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार विधानमंडल कैसा मंडल है? यानी आपको बताना बिहार में जो विधानमंडल है वह कैसा मंडल है। द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन वाले, एक सदनात्मक यानी एक सदन वाले। तो बिहार विधानमंडल कैसा है?
तो ये है द्विसदनात्मक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। कौन कौन है? ये है विधानमंडल और विधान परिषद। जिस तरह भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, दो मंडल है, उसी तरह बिहार में विधान परिषद और विधानमंडल है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा है, निम्नलिखित में से संविधान का रक्षक कौन है? यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो संविधान का रक्षक है, यानी संविधान का रक्षा करता है। निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का जो रक्षा करता है वह है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो संविधान का रक्षक का मतलब क्या होता है कि राज्यसभा या लोकसभा और कोई भी ऐसे कानून बना देते हैं जो संवैधानिक रूप से वोटिंग होकर ना आए, डायरेक्ट ये कानून बना दिया जाता है या कोई भी मनमाना काम किया जाता है जो संविधान के दायरे से बाहर हो, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। उसे यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह संविधान के बाहर कोई भी कार्य करता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी मंत्री हो, अगर संविधान के बाहर वो कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन में 13 है, विधानसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी आपको बताना है विधानसभा का जो स्पीकर का चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है? वशिष्ठ निर्वाचन मंडल द्वारा, विधानसभा के सदस्य द्वारा, आम मतदान के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा के स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन में 14 है, मंत्रिमंडल पर विधानसभा द्वारा नियंत्रण रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है, यानी आपको बताना है मंत्रिमंडल पर विधानसभा द्वारा नियंत्रण रखने के लिए, मतलब कि कंट्रोल रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है ये बताना है। प्रश्न पूछना, यानी कि मंत्रियों से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, स्थगन प्रस्तावना या अविश्वास प्रस्ताव। तो मंत्रिमंडल पर विधानसभा द्वारा नियंत्रण रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है वह है अविश्वास प्रस्तावना, ठीक है। इसके द्वारा मंत्रिमंडल पर कंट्रोल रखा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हटाने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है या लाया जाता है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना जरूरी है, तभी उसे स्पीकर द्वारा स्वीकार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है। चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराता है, फिर इसके बाद कोई फैसला लेता है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वोटिंग फुल बहुमत में मिलती है तो सरकार बनती है, अगर वोटिंग फुल बहुमत में नहीं मिलती है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 है, विधान परिषद में होते हैं, यानी आपको बताना है जो विधान परिषद में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, दो अध्यक्ष, तीन अध्यक्ष या चार अध्यक्ष। तो विधान परिषद में जो होते हैं वह एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक अध्यक्ष। क्वेश्चन 16 है, बिहार विधान परिषद कैसा सदन है? यानी आपको बताना है बिहार में जो विधान परिषद है वह कैसा सदन है? एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, शक्तिशाली सदन है या इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी सदन, ठीक है। क्वेश्चन 17, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अवधि होती है, यानी आपको बताना है बिहार में जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं या होते हैं? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्य की अवधि 6 वर्ष होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन 18 है, विधान परिषद के साल में कितने अधिवेशन अनिवार्य है, यानी कि साल में कितने अधिवेशन जरूरी है लाना ही लाना है, ठीक है। 1, 2, 3 या 5। तो विधान परिषद के साल में कम से कम 2 अधिवेशन अनिवार्य है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 19 है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? यानी आपको बताना है राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं। तो भारत में कितने सभा है? तो ये है 2 सभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 230, 250, 300 या 425। तो गाइस राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 250। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बता दें कि राज्यसभा भारत का संसद की ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 तक सीमित है और वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, जिसमें कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन 20 है, राज्यपाल कुछ विधेयक को संरक्षित किसके लिए रखता है? यानी आपको बताना है राज्यपाल जो कुछ विधेयक को संरक्षित रखता है वह किसके लिए रखता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या जनता। तो राज्यपाल जो कुछ विधेयक को संरक्षित रखता है वह राष्ट्रपति के लिए रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन में कैसे है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी आपको बताना है कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है? जनता करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है या राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है, यानी आपको बताना है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वह कितने सालों के लिए होती है। ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो गाइस अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा साथ ही राज्य विधायिका विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? ये होती है 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक कितने काल के लिए वैध होगा, यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक कितने दिनों के लिए उसका वैलिडिटी होगा या वैध होगा। ठीक है, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 6 महीना या अनिश्चित काल। तो गाइस राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक 6 महीने के लिए वैध होगा। ठीक है, कम से कम 6 सप्ताह, अधिक से अधिक 6 महीना, तो दोनों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 महीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी आपको बताना है जो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या स्पीकर। तो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह होता है राज्यपाल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन 25 है राज्यपाल किसके परामर्श पर अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी कि राज्यपाल के पास जो शक्तियां दिया गया है, जो विवेक दिया गया है, वह शक्ति विवेक का जो प्रयोग करता है वह किसके परामर्श या सलाह पे करता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी है मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑप्शन सी है निजित सचिव की सलाह पर, या ऑप्शन डी स्वविवेक से यानी खुद से। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल किसके परामर्श पर अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यह है मंत्री परिषद की सलाह पर। बता दें कि जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, परंतु राज्यपाल उस शक्ति का प्रयोग अपने राज्य की मंत्रिमंडल के साथ परामर्श कर लेता है। क्वेश्चन 26 है किसके चुने जाने के पश्चात राज्य में मंत्री परिषद का गठन होता है, यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो चुने जाने के पश्चात मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, किसके चुने जाने के पश्चात राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, तो यह है मुख्यमंत्री का। क्वेश्चन नंबर 27 है राज्यों का प्रधान होता है, यानी कि राज्य का जो प्रधान होता है वह कौन होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो राज्यों का जो प्रधानमंत्री होता है वह होता है राज्यपाल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 28 है विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतर होनी चाहिए। 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना या 1 वर्ष। तो विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना के अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 महीना। क्वेश्चन 29 है इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ऑप्शन है सतीश प्रसाद, सरदार हरिहर एन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गफूर, या ऑप्शन नंबर डी जगदेव प्रसाद। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतीश प्रसाद। ठीक है, बता दें कि सतीश प्रसाद सिंह 1 जनवरी 1936 से 2 नवंबर 2020 तक एक भारतीय राजनीतिक थे। वह 1968 में केवल 5 दिनों के लिए ही संक्षिप्त कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन 30 है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है, यानी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है ये बताना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या विधान परिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। बता दें कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किस व्यक्ति को राज्य मंत्री तथा किस व्यक्ति को उप मंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार होता है, तो इन सभी को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है, यानी आपको बताना है मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक रहता है। 5 वर्षों के निर्धारण समय तक, जब तक राज्य की जनता चाहे तब तक, ऑप्शन सी है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त है तब तक, या ऑप्शन नंबर डी जब तक उसे मंत्रिपरिषद चाहे तब तक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जब तक उसे विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त है तब तक। मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त है तभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है बिहार में मंत्रिपरिषद के सदस्य हेतु विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बिहार में मंत्रिपरिषद के सदस्य हेतु विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यह अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो आप मंत्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 33 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी आपको बताना है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो होती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन में 34 है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कार्य करती है, यानी आपको बताना है किस प्रकार का जो दलीय व्यवस्था कार्य करती है भारत में वह किस प्रकार का है। एक दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो दलीय का मतलब होता है जो अलग अलग पार्टियां बनाता है। ठीक है, तो भारत में जो है बहुदलीय पार्टी है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्टियां हैं
अमेरिका में है वो दो दलीय पार्टी, यानी कि एक और दो, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। चीन में है एक दलीय पार्टी, इसे भी आप ध्यान रखना। चीन में एक दलीय है, एक के सिवा कोई भी पार्टी नहीं है। अमेरिका में दो पार्टी है, उसके सिवा कोई नहीं। भारत में क्या है, दो दलीय, तीन दलीय, चार दलीय, बहुत सारे यानी अनेक है। यहाँ पे बहुदलीय, बहुदलीय इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 7 या भाग 10? तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भाग 4, ठीक है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो यह है भाग 4। बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी आपको बताना है भारत के जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है वह किनके द्वारा होता है? संसद, निर्वाचन मंडल, प्रत्यक्ष निर्वाचन या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? यानी आपको बताना है दल बदल जो कानून है वह किस पर लागू होता है? लोकसभा के सदस्यों पर, विधानसभा के सदस्यों पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों पे, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों पे, यानी कि केंद्र में जो लोकसभा चलता है उस पे, और राज्य में जो विधानसभा चलता है उस पे, ये दोनों पे दल बदल कानून लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी आपको बताना है राज्यसभा के सदस्य जो मनोनीत होते हैं वह किनके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत होते हैं वह होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 39 है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये बताना। 550, 545, 543 या 542? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह है 543, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 543। बता दें कि संविधान में व्यवस्था है कि सदस्यों की संख्या अधिकतम यानी अधिक से अधिक 552 होगी। वहीं 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेगा, वहीं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय से नामित किया जाएंगे। वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या 543 है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ ही जाना है 543। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपत्ति का अधिकार है, यानी आपको बताना है संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 को के अधीन एक विधि अधिकार है, ठीक है। यानी कि एक कानूनी अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इससे पहले क्या था? तो ये था मौलिक अधिकार, अब क्या है? कानूनी अधिकार, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाना है। तो 41वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर को करदान योग्यता, तो गाइस प्रत्यक्ष कर को करदान योग्यता सिद्धांत के साथ संबंधित किया जा सकता है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूंजी कर सरकार के युद्ध धन लौटाने का एक प्रमुख तरीका है, ट्रू या फॉल्स? तो पूंजी कर सरकार के युद्ध धन लौटाने का एक प्रमुख तरीका है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्षतिपूर्ण राजकोषीय व्यय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार लाने में मददगार नहीं होती है, ट्रू या फॉल्स? तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो क्षतिपूर्ण राजकोषीय व्यय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार लाने में मददगार नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्पाद कर भारत का केंद्रीय सरकार का सबसे अधिक उत्पादक कर है, ट्रू या फॉल्स? तो उत्पाद कर भारत के केंद्रीय सरकार का सबसे अधिक उत्पादक कर है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास राजकोषीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ट्रू या फॉल्स? तो एक विकसित अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास राजकोषीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे, तो ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वाणिज्यवादी कृषि के पक्ष में थे, ट्रू या फॉल्स? तो वाणिज्यवादी जो थे वह कृषि के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। किसके पक्ष में थे? तो ये थे व्यापार के पक्ष में, तो इसे भी आप ध्यान रखना। वाणिज्यवादी किसके पक्ष में थे? तो ये थे व्यापार के। किसके पक्ष में नहीं थे? तो ये थे कृषि के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, W.S. जेवंस ने सीमांत विश्लेषण का प्रतिपादन किया, ट्रू या फॉल्स? तो W.S. जेवंस ने सीमांत विश्लेषण का प्रतिपादन किया, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोटले द्वारा ट्रस्टीशिप की धारणा का प्रतिपादन किया गया, ट्रू या फॉल्स? तो कोटले द्वारा ट्रस्टीशिप का धारणा का प्रतिपादन किया गया, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्टीशिप की धारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी के द्वारा ये किया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल के वर्षों में
भारत के सार्वजनिक तरण की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, ट्रू या फॉल्स। तो हाल के वर्षों में भारत के सार्वजनिक तरण की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 51 है, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पुस्तक के लेखक पीए सेल्यूलेसन है, ट्रू या फॉल्स। द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पुस्तक के लेखक एपी सेल्यूलेसन है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है प्योर ए सेम्यूलेसन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, प्योर ए सेम्यूलेसन। क्वेश्चन नंबर 52 है, जेवीसे ने प्रतिपादित किया प्रत्येक कर बुराई है, क्या ये प्रतिपादित किया? ये बिल्कुल किया, ट्रू है। ठीक है, जेवीसे ने प्रतिपादित किया प्रत्येक कर बुरा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ट्रू या फॉल्स। तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये है बिक्री कर। बिक्री कर को प्रत्यक्ष कर नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 54 है, अल्पकालीन स्थायित्व नीति ही तरण प्राबंध नीति पर निर्णायक प्रभाव डालती है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अल्पकालीन स्थायित्व नीति ही तरण प्राबंध नीति पर निर्णयात्मक प्रभाव डालती है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर प्रशासनिक सुधार के साथ साथ संरचनात्मक कर सुधार भी आवश्यक है, ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कर प्रशासनिक सुधार के साथ साथ संरचनात्मक कर सुधार भी आवश्यक है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक डाल्टन है, ट्रू या फॉल्स। तो द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक डाल्टन है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन है? तो ये है फिंडले सिराज। ठीक है, जैसे आप ध्यान रखना, कौन है? तो फिंडले सिराज। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल के वर्षों में लोक व्यय में वृद्धि हुई है, ट्रू या फॉल्स। तो हाल के वर्षों में लोक व्यय में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, शास्त्रीय अर्थशास्त्री कृषि के पक्ष में थे, ट्रू या फॉल्स। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्री कृषि के पक्ष में थे, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी द्वारा ट्रस्टीशिप की धारणा प्रतिपादित किया गया, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप की धारणा प्रतिपादित किया गया, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाणिज्यवादी व्यापार के पक्ष में थे, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। वाणिज्यवादी व्यापार के पक्ष में थे, किसके पक्ष में नहीं थे? तो ये कृषि के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में 61 है, प्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वह सुविधाजनक होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्पादन कर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो उत्पादन कर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, मार्क्सवाद परंपरावादी तने पर लगी हुई एक शाखा मात्र है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मार्क्सवाद परंपरावादी तने पर लगी हुई एक शाखा मात्र है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ट्रू या फॉल्स? तो निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है, तो बिल्कुल होता है, प्रत्यक्ष कर एक प्रगतिशील होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, तो बिल्कुल है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कर एक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, न्यूनतम सामूहिक त्याग करारोपण का अंतिम सिद्धांत है, एसी पिगु ने ये कहा, तो बिल्कुल कहा, ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम सामूहिक त्याग करारोपण का अंतिम सिद्धांत एसी पिगु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूंजीगत व्यय सामाजिक व्यय का वह हिस्सा है जिससे राज्य की संपत्ति में वृद्धि होती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, पूंजीगत व्यय सार्वजनिक व्यय का वह हिस्सा है जिससे राज्य की संपत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रत्यक्ष कर करदाता योग के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो प्रत्यक्ष कर करदाता योग के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन में 71 है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 72 है, आदम स्मिथ ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ट्रू या फॉल्स? तो आदम स्मिथ ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किया है? तो ये किया है डाल्टन और पेगु ने। ठीक है, ध्यान रखना, डाल्टन और पेगु ये दोनों मिलकर अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रोफेसर काल्डर ने 1958 में व्यय कर लागू किया था, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, गलत होगा। ठीक है, प्रोफेसर काल्डर ने 1958 में व्यय कर लागू किया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सामाजिक व्यय देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है, ट्रू या फॉल्स? तो सामाजिक व्यय देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राकृतिकवाद का उदय सर्वप्रथम जापान में हुआ था, ट्रू या फॉल्स? तो प्राकृतिकवाद का उदय सर्वप्रथम जापान में हुआ था, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, प्राकृतिकवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रूसो को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 76 है, डाल्टन ने करदे क्षमता को धुंधली और अस्पष्टता धारणा माना है, ट्रू या फॉल्स? तो डाल्टन ने करदे क्षमता को धुंधली और अस्पष्टता धारणा माना, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, गांधी ने आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की वकालत की थी, ट्रू या फॉल्स? तो गांधी ने आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण का वकालत की थी, ये बिल्कुल
ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है शास्त्री अर्थशास्त्री अधिकीय का बजट पसंद करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो शास्त्री अर्थशास्त्री अधिकीय का बजट पसंद करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, बिल्कुल ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है सरकारिया समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए गठित की गई थी, ट्रू या फॉल्स। तो सरकारिया समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए गठित की गई थी, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सरकारिया समिति किस लिए गठित की गई थी, तो ये की गई थी केंद्रीय राज्य संबंध के लिए। ठीक है, केंद्र और राज्य में एक संबंध बनाने के लिए सरकारिया समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।